रास्ते बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल द माउंटेन विजन पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कराया जाता है, जिसमें आप इस चैनल के माध्यम से तो इंडियन पॉलिटी का लॉन्ग वीडियो बहुत ही पहले हम डालते थे, लेकिन अब पुनः दोबारा स्टार्ट हुआ है। बहुत लंबे अंतराल के बाद लॉन्ग वीडियो डालना हमने प्रारंभ आज से कर दिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। यह ऐसा टॉपिक है जो कि एक बहुत लंबा टॉपिक तो नहीं है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को अनेकों प्रकार की कंफ्यूजन रहती है, यानी कि समस्याएं होती है कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या होता है, किसे कहते हैं, यह कब भारत में लागू हुआ, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में लोगों के अंदर क्या होता है, डाउट होता है। तो आज का जो हम लोग क्लास होगा इन्हीं सबके ऊपर होगा। और यह एक क्लास आपने देख लिया तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के बारे में आप जितना कुछ जानना चाहेंगे वो सभी चीजें इसमें है। इससे बाहर मतलब कोई भी चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और वीडियो पूरा देखने के बाद, यह क्लास पूरा देखने के बाद यदि आपको यह क्लास अच्छा लगेगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल के साथ अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाती है। तो साथियों, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है? तो देखिए, सबसे पहले सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के बारे में जानते हैं। तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार एक ऐसा मताधिकार है जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार मिलता है, बिना किसी भेदभाव का। चाहे उनका जाति कोई भी हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे उनका रंग रूप कोई भी हो, चाहे उनका लिंग कोई भी हो, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको एक चीज होनी चाहिए आपके पास। पहला तो भारत का नागरिक आप होंगे। भारत में व्यस्क होने के लिए आपको 18 वर्ष के ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए। यह कौन कहता है? यह संविधान कहता है, तभी आप व्यस्क माने जाएंगे। तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त है, और उन सभी का मत का जो मूल्य होगा, यानी जो वैल्यू होगा, उसका वैल्यू एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी आज तो वोट देंगे तो उनका वोट का वैल्यू 100 आदमी के बराबर अकेले होगा, और वो गरीब वोट देगा तो उसका वोट का वैल्यू सिर्फ एक ही व्यक्ति का। ऐसा नहीं होगा। चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे फिर कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, उनका वोट का मूल्य यानी वोट का वैल्यू सिर्फ एक ही होगा। काम कितना होगा? एक ही होगा। इसका अर्थ क्या है कि बिना किसी भेदभाव, जिस लाइन में लग करके गरीब व्यक्ति, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति लाइन में लगकर वोट देगा, उसी लाइन में खड़ा होकर के अंबानी को भी, अडानी को भी, जितने भी अमीर वर्ग के लोग हैं उनको भी मत देना होगा। यानी कि वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। और लोकतंत्र में यही होना भी चाहिए कि आप बिना किसी भेदभाव को सबको अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। क्या? लोक सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। अब आइए साथियों, इसके आगे हम लोग जानते हैं। तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, इसका विवरण देखिए। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अर्थ सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलना बिना किसी भेदभाव के। यह लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ में कार्य करता है। यानी कि यह क्या बात कर रहा है कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार देश के सभी नागरिकों को अधिकार मिलने की बात कर रहा है, जिसके तहत देश के सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार मिले। वही क्या होता है? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार होता है, यानी कि मत देने का अधिकार जिसको सभी को एक समान मिले। इसका इतिहास आइए देखते हैं। आखिरकार यह जो मत देने का अधिकार है सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ, और वहां से भारत तक पहुंचने में क्या क्या और कितना समय लगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की शुरुआत इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में हुई थी। कह रहा है कि सर्वप्रथम सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है, यानी कि जो बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है,
उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में, इन 3 देशों में। इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे कि सबसे पहले मत देने के अधिकार की शुरुआत कहाँ पर हुआ था। तो आपको क्या बताना है कि इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में हुई थी। भारतीय संदर्भ में 1950 में यह अधिकार लागू हुआ, यानी कि भारत संदर्भ में जब हम देखते हैं कि यह अधिकार भारत को कब लागू हुआ, तो भारत में 1950 ईस्वी में यह अधिकार लागू हुआ। यानी कि 1950 के बाद ही हम सभी लोग क्या हुए? सार्वभौमिक देश मताधिकार हम सबको प्राप्त हुआ। सार्वभौमिक देश मताधिकार का महत्व, आखिरकार यह इसका महत्व क्या है? तो यह नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार देता है और सत्ता के वितरण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह जो अधिकार है वह आम नागरिकों को, जो सबसे गरीब से गरीब, जो सबसे पिछड़ा से पिछड़ा वर्ग का है, उसको चुनाव में भाग लेने का अधिकार देता है और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। किसमें? सत्ता के बंटवारे में। यानी कि शासन किसके हाथ में होना चाहिए, कौन व्यक्ति होगा जो हमारे ऊपर शासन करेगा, वह कौन तय करेगी? जनता। और क्यों? क्योंकि जनता को संविधान के द्वारा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्राप्त है। इसके कारण एक बात आपने सुना होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति को भी अधिकार है कि वह चुनाव में भाग लेकर के, यानी कि अपना प्रतिनिधित्व तय कर सकता है और एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है चुनाव में, और उसको समाज के सभी वर्गों से अगर मत मिला, अधिक से अधिक मत प्राप्त किया, उसने वोट प्राप्त किया, तो वह क्या होता है? जीत जाता है। जैसे आप लोग अपने आसपास के इलाके में देखते हैं कि पंचायती राज का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है? सब लोग वोट देते हैं। वहां पर कोई देखा जाता है कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन किस जाति का है, कौन पिछड़े जाति का है, कौन उच्च जाति का है, ऐसा नहीं देखा जाता है। सब क्या करते हैं? सब एक समान रूप से जाते हैं और वहां पर अपना मत, यानी कि अपना जो विचार वो प्रकट करते हैं कि हाँ, हम इस व्यक्ति को क्या चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि बने, यह व्यक्ति विधायक बने, इसके रूप में उसको चयन करते हैं। कौन? आम जनता लोग। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है। अब देखिए, मताधिकार के तहत पात्र नागरिक, आखिरकार मताधिकार के लिए पात्र व्यक्ति कौन होंगे? इसके लिए हमने पहले बताया है कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, ये नाम ही है इसका, व्यस्क मताधिकार। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको व्यस्क होना पड़ेगा, यानी कि आप 18 वर्ष से यदि ऊपर हो जाएंगे तभी इस चुनाव में भाग लेने के लिए क्या माने जाएंगे? आप पात्र माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से नीचे का उम्र का है और वह चला जाए जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर, वह बोले कि हम भी वोट देंगे, तो उसको वोट नहीं देने दिया जाएगा। काहे कि वो उसका उम्र 18 वर्ष से कम है, यानी कि वह वयस्क नहीं है। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि पात्र होने के लिए सबसे पहले आपकी आयु कितनी चाहिए? आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नागरिकों को जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि आप ब्राह्मण जाति ही होना चाहिए, आपका क्षत्रिय जाति होना चाहिए, आपका ये जाति होना चाहिए, नहीं। या फिर यह भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको आपका धर्म कोई खास धर्म होगा तभी आप वोट दे सकते हैं, तभी आप मत दे सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आपको 18 वर्ष से ऊपर होना है, आप चाहे किसी जाति धर्म से हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई किसी भी लिंग से हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपको ये इमेज जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग मत देने के लिए, यानी कि अपना वोट देने के लिए खड़े हैं लाइन में। यहाँ पर आपको कोई भेदभाव दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, स्त्री भी खड़ी है, पुरुष भी खड़े हैं, बुजुर्ग व्यक्ति, कम उम्र के, माने हर एक वर्ग, गरीब अमीर सब लोग यहाँ खड़े हैं कि नहीं? इन सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इनमें एक चीज आपको कॉमन दिखाई देगा, क्या? कि इन सभी की उम्र कितनी होगी? इन सभी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है। आइए साथियों, इसके आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रभाव
आगे यह सार्वभौमिक मताधिकार जो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलता है। यह क्या करता है, यह सामाजिक न्याय, यहाँ पे रहना कि यह सामाजिक न्याय को क्या देता है, बढ़ावा देता है। समानता एवं सामाजिक न्याय को क्या देता है, बढ़ावा देता है। यानी कि आप एक बात सोचिए, जब अमीर गरीब स्त्री पुरुष ऊंच नीच सबको किसी भी धर्म का है, उस सबको एक लाइन में हम खड़ा कर देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये सभी लोग क्या है, एक समान रूप से है। उसको हम यही कहेंगे कि इनमें कोई भेदभाव नहीं है। क्या है कि जो अमीर व्यक्ति जहाँ पर खड़ा है उसके बराबर में गरीब व्यक्ति भी खड़ा है, जहाँ पर हिंदू खड़ा है वहां पर मुसलमान भी खड़ा है, जहाँ पर पुरुष खड़े हैं वहां पर स्त्री भी खड़ी है। तो एक तरह से हम क्या कर सकते हैं कि समानता को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आप किसी भी जाति धर्म से हो, आप चुनाव में भाग ले सकते हैं, आप चुनाव में अपना भागीदारी दे सकते हैं। यह बात कौन करता है, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार करता है। भारत में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, आइए जानते हैं साथियों इसके बारे में। भारत में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, भारतीय संविधान ने 1950 में 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया था, जिसे 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि सबसे पहले कहाँ सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार हुआ था, इंग्लैंड फ्रांस जैसे देशों में लागू हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1950 में भारत में भी सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार लागू कर दिया गया। तो जब शुरुआत में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार लागू किया गया था तो उस समय क्या था कि उस समय वयस्क होने की आयु सीमा कितनी तय की गई थी, 21 वर्ष का, कितना 21 वर्ष, यहाँ दिया गया था ना कि 21 वर्ष। यानी कि उस समय कहा गया था 1950 में कि यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है तभी आप मत दे सकते हैं, तभी आप मतदान कर सकते हैं। काहे तो ऐसी मान्यता थी उस समय कि जब 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हो जाएंगे तभी उनमें एक समझ पैदा होगी। कैसी समझ, वह अपने लिए सही गलत सोच सकते हैं, वह सही प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। वोट के द्वारा हम क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि तय करते हैं। प्रतिनिधि काहे लिए तय करते हैं, काहे कि वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। तो जब हमको इस बात की समझ होगी कौन हमारे लिए अच्छा होगा और कौन बुरा होगा, तभी तो हम अच्छा प्रत्याशी चयन कर सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ पर 21 वर्ष आयु सीमा तय की गई थी, किसके लिए, वयस्क होने के लिए। लेकिन 1989 में क्या किया गया, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अभी वर्तमान समय में यदि आपको मत देना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और यही बात कर रही है। तो आपको यहाँ पर दो चीज याद रखना है। क्या, पहला कि 1950 में जब सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार भारत के नागरिकों को मिला था तो उस समय जो आयु सीमा थी वह 21 वर्ष थी। लेकिन 1989 में क्या किया गया, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इन दोनों चीजों का आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ सकता है कि सन 1950 में जब सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार भारत के नागरिकों को मिला तो उस समय एक वयस्क नागरिक होने के लिए कितनी आयु सीमा तय की गई थी, और वहां पर ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और 19 वर्ष। तो उसमें से आपको क्या लगाना है, टिक, उसमें से आपको टिक लगाना है कि 21 वर्ष। लेकिन वहीं पर दे देगा कि 1989 में आयु सीमा कितनी तय की गई, तो वहां पर क्या बताना है आपको, 18 वर्ष। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आप सबको। अब आइए साथियों आगे देखते हैं। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार से जुड़े चैलेंज, यानी कि इससे जुड़ी हुई समस्या के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो देखिए, मतदान की शिक्षा की कमी, मतदान की क्या होती है, मतदान में शिक्षा की कमी, मतदान प्रक्रिया में लोगों की जागरूकता की कमी। देखिए आज इस समय हम क्या देखते हैं कि मत देने के लिए बहुत सारे लोग जागरूक नहीं होते हैं। क्या होता है कि वोटिंग होता है तो कई लोग क्या करते हैं, घर में सोए हुए आराम से, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे अपने मन के ऊपर। और इससे के कारण क्या होता है कि मतदान के परसेंटेज में कमी आती है। दूसरा नंबर, शिक्षा में कमी, कि लोगों को जागरूकता नहीं है अपने अंदर कि ये हमारे लिए कितना बड़ा अधिकार है और इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे।
देखिए सबसे बड़ा अधिकार और सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व जो है वह मतदान यानी कि जो वोटिंग जिस समय होता है उसी वही सबसे बड़ा त्योहार होता है लोकतंत्र के लिए। क्यों? क्योंकि एक वोटिंग देने का यानी कि मत देने का ये अधिकार हम लोग के पास ऐसा है, यही एक ऐसा हथियार है जिससे हम क्या करते हैं कि अपने ऊपर जो प्रतिनिधि हमारे होते हैं उसका चयन करते हैं और उसी से हमारा विकास तय होता है, विकास सुनिश्चित होता है, हमारा भी विकास, हमारे देश की भी विकास। इसके लिए क्या होना चाहिए कि हम सभी लोगों को मत देने अवश्य जाना चाहिए, लेकिन जागरूकता में कमी के कारण या फिर शिक्षा में कमी के कारण कई लोग क्या करते हैं कि मत देने नहीं जा पाते हैं। तो इस चीज को नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि पैसा पर भी अपना मत दूसरे को दे देते हैं, यानी कि एक तरह से हो गया कि पैसा पर अपना वोटिंग का जो अधिकार उसको हमने बेच दिया। सोचिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ा जो हमारे पास अधिकार है, देखिए अगर मत देने का अधिकार नहीं होता लोकतंत्र में तो फिर लोकतंत्र और राजतंत्र में कोई फर्क नहीं रह जाता। राजतंत्र में क्या होता था कि आम जनता है तो उसमें भागीदारी नहीं रहता था, राजा जैसे मन करता था वैसे अपने शासन को चलाता था, जो मन करता था वो निर्णय लेता था। लेकिन मत देने का अधिकार हुआ तो तब से क्या किया हमने कि प्रत्येक 5 वर्ष पर आपको पता है कि भारत में क्या किया गया है कि एक समय तय किया गया है कि हर एक 5 वर्ष के बाद दोबारा चुनाव होगा, चाहे वह विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो। इन सभी में क्या होता है 5 वर्ष का अंतराल होता है और 5 वर्ष का अंतराल के कारण क्या होता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं वह सही कार्य करना चाहते हैं। काहे? वह जानते हैं कि यदि हम सही काम नहीं करेंगे तो दूसरे जब 5 वर्ष आएगा तो वह जो आम जनता होंगे वह दूसरे को मौका दे देंगे और वह मौका हम कैसे दे सकते हैं, सत्ता का हस्तांतरण कैसे कर सकते हैं, मत दे करके। तो यदि हम मत ही नहीं देंगे तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, फिर हम एक खराब प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन करता रह जाएगा। तो इसलिए सभी व्यक्तियों को अपने घर से निकल करके जिस तरह से हम अन्य त्योहारों को मनाते हैं उसी तरह से एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो सबसे बड़ा त्योहार होता है मत देने का यानी कि वोटिंग का समय है, तो उसको भी हमको निभाना चाहिए और सभी लोगों को वोटिंग देने जाना चाहिए। यही एक लोकतंत्र का चैलेंज है, इसको दूर करना चाहिए। और पैसा पर यानी किसी से पैसा लेकर किसी को मत देना यह बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये साथियों आगे देखते हैं सार्वभौमिक मताधिकार का भविष्य क्या है। सार्वभौमिक मताधिकार का भविष्य, लोकतांत्रिक देशों में मताधिकार का अधिकार और भी सशक्त होगा। डिजिटल मतदान और तकनीकी सुधारों से प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है। जो सार्वभौमिक देश मताधिकार का भविष्य जो है यानी जो फ्यूचर हुआ क्या होगा, बहुत ही उज्जवल है। क्या है कि लोकतांत्रिक देशों की वृद्धि हो रही है और लोकतांत्र देशों को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, सार्वभौमिक देश मताधिकार दे करके ही। तो इससे क्या होगा, लोकतंत्र और सशक्त बनता है और मजबूत बनता है। दूसरा नंबर दे रहा है डिजिटल मतदान या तकनीकियों में जो सुधार है उसके कारण क्या हो रहा है कि जो चुनावी प्रक्रिया और सरल हो गई है। पहले के समय में क्या होता था कि पंपलेट पर क्या हम लोग वोट देते थे, वोटिंग किया जाता था, फिर उसको गिनती के लिए क्या होता था कि कई लोग बैठ करके उसको गिनते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि ईवीएम मशीन आ गया है और ईवीएम मशीन में क्या है कि आपको वोट देने में भी सुविधा है, ना कहीं पर्चा भरना कुछ करना है, आपको जाना है सिर्फ और वहां पर प्रत्याशी का नाम दिया गया होगा या पार्टी का नाम दिया जाता है और उस पर एक चुनाव चिन्ह होता है। जैसे बीजेपी का है कमल छाप, आरजेडी का है ललटेन छाप या और जेडीयू का जो है वह क्या है, वह तीर धनुष है। तो ये सभी क्या है, ये सभी सिंबल है यानी कि एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो उसको हम लोग देखकर क्या करते हैं कि अपना अंगूठा वहां पर दबा देना है, बस वह मत दिया गया। तो डिजिटली क्या हुआ, मशीनरी उपकरण के कारण यह तो प्रक्रिया सरल होगी, लोकतांत्रिक जो मत देने का प्रक्रिया है। दूसरा नंबर गिनती में भी कम समय लगता है, एक बार बटन टिपा हमने और पता चल गया हमको किस प्रतिनिधि को कितना वोट मिला है। तो यह क्या है, यह एक अच्छी बात है और इससे क्या होगा, जो सार्वभौमिक देश मताधिकार का भविष्य वो बहुत ही उज्जवल है। अब निष्कर्ष देखते हैं। सार्वभौमिक देश मताधिकार हर नागरिक का अधिकार है जो लोकतंत्र के मार्ग को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाता है। कह रहे हैं सार्वभौमिक देश मताधिकार जो है वह हर नागरिक का अधिकार है
हमने पीछे से हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के, तो सभी नागरिकों का अधिकार हुआ। दूसरा नंबर, यह जो लोकतंत्र के मार्ग को प्रगति और समृद्धि को ले जाने वाला क्या है, अधिकार है। तो यह निष्कर्ष हुआ। निष्कर्ष क्या हुआ कि लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। दूसरा नंबर कि हर एक नागरिकों का यह अधिकार है। तीसरा नंबर हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मार्ग, जो लोकतंत्र का मार्ग है यानी लोकतंत्र का जो रास्ता है उसको और भी आसान बनाता है। कौन मत देने का अधिकार। तो हम आशा करते हैं साथियों कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। कहीं पर भी यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ अवश्य जुड़िए। हम आने वाले समय में और भी विषयों का यानी कि जीके जीएस का फुल जो कोर्स होता है वो हम लाने का प्रयास करेंगे और भी टीचर को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये काम करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाना होगा, तभी हम यह काम कर सकते हैं। तो आपके साथ का बहुत ही आवश्यकता है साथियों। आप हमारा साथ दीजिए, हम आप लोगों का विकास करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।